हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो एक और नोटिफिकेशन आया है, एनआईएस सेल असिस्टेंट की नोटिफिकेशन रिलीज हो गई है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स है इस नोटिफिकेशन में। वैकेंसीज कितनी है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, सब पे डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो अगर वैकेंसीज की बात करें तो 500 असिस्टेंट्स की वैकेंसीज है। ठीक है, टोटल वैकेंसीज 500 है। यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज भी इन्होंने दे रखी है। अगर हम स्टेट वाइज वैकेंसीज की बात करें तो छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं 20 वैकेंसीज है, गुजरात में 50 है, महाराष्ट्र में 105 105 है, और उत्तर प्रदेश में 24 वैकेंसीज है। तो ये जो पूरा डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ है, ये मैं वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से अपने अपने स्टेट की वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो 17 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक का है। यानी 17 दिसंबर यानी कल से आप रजिस्टर करना स्टार्ट कर सकते हो, फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर सकते हो। जो आपकी लास्ट डेट होगी वो होगी 1 जनवरी 2025। डेट्स भी दे रखे इन्होंने एग्जाम के। ठीक है, पहला जो आपका प्री एग्जाम होगा वो आपका 27 जनवरी 2025 को होगा, और जो आपका मेंस एग्जाम होगा वो आपका 2 मार्च 2025 को होगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड से ये प्री और मेंस दोनों के 7 दिन जो एग्जाम है, यानी एग्जाम के एक हफ्ते पहले ये एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे। तो कल से आप रजिस्टर कर सकते हो, 17 दिसंबर 2024 से आप रजिस्टर कर सकते हो, और 1 जनवरी 2025 आपकी लास्ट डेट होगी। प्री एग्जाम का डेट आपका 27 जनवरी है 2025, और मेंस एग्जाम का डेट आपका 2 मार्च 2025 है। ठीक है। आप जो NISL की वेबसाइट है newindia.co.in, वहाँ का जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है वहाँ पे जाके आप ये इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दे रखी है कि चूंकि ये रिक्रूटमेंट क्लरिकल कैडर में स्टेट वाइज हो रहा है, तो आप किसी एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी से ही अप्लाई कर सकते हो। और आपने जिस स्टेट से अप्लाई किया है आपको उसी स्टेट का सेंटर मिलेगा, वहीं पे जाकर आपको एग्जाम देना है। जैसे अगर एग्जाम्पल में कोई कैंडिडेट है जो वेस्ट बंगाल स्टेट को ऑप्ट करता है कि उसे वेस्ट बंगाल की वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, तो उसका सेंटर वेस्ट बंगाल में ही होगा, उसको वहीं पे जाके एग्जाम देना होगा, और उसका एग्जाम अगर क्लियर होता है तो उसको उसी स्टेट में एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेल है। उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स प्री और मेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनका एक रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। यानी कि आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहाँ का जो रीजनल लैंग्वेज है उसको आप उसका रिटन स्पीकिंग नॉलेज आपको होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो नेशनैलिटी जैसे हर एग्जाम में होती है, कैंडिडेट शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया और अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल और अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ टिबेटन रेफ्यूजी, या फिर अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज ऑफ केन्या, युगांडा, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जैड, इथियोपिया एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये आपकी नेशनैलिटी को लेके है क्राइटेरिया। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज आपका 30 ईयर्स है। यानी कि अगर आप 21 ईयर्स के हैं और या 30 ईयर्स के हैं, या दोनों जो आपका लिमिट है 21 से 30 उसके बीच आपका एज लाई करता है, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पे इन्होंने डेट्स भी मेंशन कर रखे हैं। जैसे अगर आपका बर्थ डेट 2 दिसंबर 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए, 2 दिसंबर 1994 से पहले का, और 1 दिसंबर 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। यानी अगर आपका बर्थ डेट 2 दिसंबर 1994 है या उसके बाद का है, या 1 दिसंबर 2003 है या उससे पहले का है, तो आप एलिजिबल हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो मिनिमम एज कितनी होगी? 21 ईयर्स, मैक्सिमम एज आपकी 30 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जैसे शेड्यूल ट्राइब को 5 ईयर्स का, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, ओबीसी क्रीमी लेयर को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 ईयर्स का मिलेगा। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स को 10 ईयर्स का मिलेगा। एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन को
जो उनकी सर्विस का पीरियड था प्लस 3 इयर्स का मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ 45 इयर्स। विडोज डिवोर्स विमेन और विमेन लीगली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स हु हैव नॉट रीमैरिड 5 इयर्स का मिलेगा। और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है न्यू इंडिया NISCL के, न्यू इंडिया एसेट्स को लिमिटेड के, उनको भी 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है। यानी अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी स्ट्रीम में हो, बी इट कॉमर्स में हो, आपने इंजीनियरिंग कर रखा हो, आर्ट्स में हो, साइंस में हो, किसी में भी हो, बस एक ग्रेजुएशन चाहिए। इन्होंने कोई क्राइटेरिया नहीं डाला है कि इस स्पेसिफिक स्ट्रीम में ही होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन होना चाहिए और आप एलिजिबल होगे। हाँ, एक क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स एट SSC HSC इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन लेवल। यानी कि आपका स्कूल 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। इंग्लिश सब्जेक्ट मैंडेटरी है। और कैंडिडेट के पास जो सर्टिफिकेट है वो आपका 1 दिसंबर 2024 का होना चाहिए। यानी यानी 1 दिसंबर 2024 का या फिर उससे पहले का है तो आप एलिजिबल हो। नॉलेज ऑफ रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी अगेंस्ट द वैकेंसीज फॉर विच कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई इज एसेंशियल। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग यानी कि आपको जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो स्टेट का या फिर उस यूनियन टेरिटरी का जो रीजनल लैंग्वेज है उसका आपको रीडिंग राइटिंग और स्पीकिंग यानी लिखने बोलने और पढ़ने का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गई। अब आते हैं कि पैटर्न क्या होगा एग्जाम का। तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेन एग्जाम होगा, और जो मेन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं उनका फिर रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होगा। प्री एग्जाम की बात करें तो 3 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन इंग्लिश लैंग्वेज का, दूसरा रीजनिंग का, और तीसरा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट्स का। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, और इसको करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। रीजनिंग आपका 35 मार्क्स का होगा और इसमें 35 क्वेश्चंस होंगे और इसको करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है क्वांट्स, इसमें भी 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, और इसको करने के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेगा। ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग है यहाँ पे 20 मिनट्स का। और जो टोटल क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे टोटल 100 मार्क्स का, और टोटल टाइम क्या होगा 60 मिनट्स। बट यहाँ पे डिविजनल टाइमिंग है यानी कि हर सेक्शन के लिए आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। अगर मेंस एग्जाम की बात करें तो मेंस एग्जाम का 250 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, और 5 सेक्शन होंगे। एक सेक्शन आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, और इसको करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा। फिर रीजनिंग का सेक्शन है जहाँ पे 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स के, इसको करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी या कहें क्वांट्स का एक सेक्शन होगा जहाँ पे 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के, इसको करने के लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे। कंप्यूटर नॉलेज का एक सेक्शन होगा जहाँ पे 40 मार्क्स होंगे, 40 क्वेश्चन होंगे सॉरी, और 50 मार्क्स का होगा, और इसको करने के लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। और फिर जनरल अवेयरनेस GA का सेक्शन है जहाँ 40 क्वेश्चन है 50 मार्क्स की, और इसको करने के लिए आपको 15 मिनट्स मिलेंगे। तो अगर हम देखें मेंस का जो पैटर्न है, तो मेंस के हर सेक्शन में बीट इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, न्यूमेरिकल एबिलिटी हो, कंप्यूटर नॉलेज हो या जनरल अवेयरनेस हो, सब में नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है 40 क्वेश्चन है। और सबका मार्क्स जो टोटल मार्क्स है वो भी सेम है। सारे सेक्शन के टोटल मार्क्स कितने हैं 50 यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, टोटल मार्क्स सेम है। डिफरेंस कहाँ है सेक्शनल टाइमिंग में। इंग्लिश लैंग्वेज में जहाँ आपको 30 मिनट्स मिल रहा है, रीजनिंग में भी 30 मिनट्स मिल रहा है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी 30 मिनट्स मिल रहा है, वही कंप्यूटर नॉलेज और जनरल अवेयरनेस को 15 मिनट्स मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स मेन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे उनको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और यहाँ पे आपका पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। प्री मेंस दोनों में 1/4 मार्क आपका डिडक्ट होगा अगर आप गलत आंसर मार्क करते हैं तो। और देख लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट उन्होंने दे रखा है। ये तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एग्जाम सेंटर का है। अगर आपको देखना है कि आपके स्टेट का या फिर जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ का सेंटर कहाँ पे होगा, तो आप यहाँ पे प्री और मेंस दोनों का सेंटर दे रखा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने कहा कि ये डॉक्यूमेंट मैं पिन करवा दूंगा, इसका लिंक लगवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप यहाँ के सेंटर्स चेक कर लेना। उसके बाद अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपीज़ का है। बाकी कैंडिडेट्स के लिए यानी जो SC ST PWBD या एक्स सर्विसमैन में नहीं आते हैं
जो रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स है उनके लिए 850 850 रुपये का है। तो SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए 100 रुपये का चार्ज है और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपये का। अब हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है, तो वहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे इन्होंने डायमेंशन दे रखा है, फोटोग्राफ कितना डायमेंशन होना चाहिए, सिग्नेचर की साइज क्या होनी चाहिए और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन क्या होगा, तो ये आप देख लेना, एक बार चेक कर लेना डॉक्यूमेंट से। यहाँ पर उन्होंने डिक्लेरेशन का भी दे रखा है फॉर्मेट, एक बार आप चेक कर लेना। अप्लाई कहाँ से करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। कंपनी की जो वेबसाइट है newindia.co.in यानी कि www.newindia.co.in, वहाँ के रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तो इन्होंने वही डायमेंशन की बात की है, फिर से सिग्नेचर का क्या होना चाहिए फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स का क्या होना चाहिए, ठीक है। और तो नहीं दिख रहा है कुछ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सेम है। हाँ, प्रोबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं चलिए। अगर आपने लाइक एग्जाम क्लियर कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, तो अगर आप जब अपॉइंट हो जाओगे एज एन असिस्टेंट, तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स का प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, ठीक है। और प्रोबेशन पीरियड के ख़त्म होने से पहले आपका जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका परफॉर्मेंस सैटिस्फैक्टरी नहीं होता है, तो उनका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है कि द न्यूली अपॉइंटेड एम्प्लॉयज विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 मंथ का आपका प्रोबेशन पीरियड होगा। बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड, द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज विल बी इवैल्यूएटेड। प्रोबेशन पीरियड के खत्म होने से पहले आपका जो परफॉर्मेंस है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। एंड द प्रोबेशन पीरियड ऑफ दोज एम्प्लॉयज हुज परफॉर्मेंस फेल्स टू मीट कंपनी एक्सपेक्टेशन, अगर वैसे कोई कैंडिडेट्स है जिनका परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा, कंपनी के एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करता है, तो उनका प्रोबेशन पीरियड एक्सटेंड भी किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कैंडिडेट्स रिजाइनिंग फ्रॉम द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशनरी पीरियड एंड कैंडिडेट्स whose services are terminated by the company during the probationary period shall be liable to pay the amount equivalent to the salary paid in the amount of 25,000 towards partial cost of training। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान रिजाइन कर दिया, या ऐसे कैंडिडेट्स जिनको प्रोबेशनरी पीरियड में टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको यहाँ पे फिर फाइन देना पड़ेगा। फाइन क्या होगी, जितनी सैलरी आपको पे की गई है तब तक उतनी सैलरी का अमाउंट प्लस 25,000 जो कि आपको जबकि कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग में लगी है कंपनी के तरफ से, तो वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो और देखते हैं स्केल। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बेनिफिट्स क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि टोटल इमोलमेंट्स वर्क आउट अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पर मंथ इन द नीचे स्टेज एंड मेट्रो सिटी, यानी कि अगर टोटल सैलरी की बात करें तो वो 40,000 अप्रॉक्स होगी आपकी मेट्रो सिटी में इनिशियल स्टेज में, ठीक है। और भी अलाउंसेस होंगे, ठीक है, जैसे आपका अदर अलाउंसेस में वैरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ पोस्टिंग, अलाउंसेस होंगे वो वैरी करेंगे आपके पोस्टिंग कहाँ हुई है वहाँ पे। उसके बाद अलाउंसेस के अलावा आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे लमसम डोमिसिलरी मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, आपको मेंबरशिप मिलेगी ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी की, लीव ट्रैवल सब्सिडी मिलेगी, और जितने भी बाकी के स्टाफ वेलफेयर स्कीम्स है वो भी आपको मिलेंगी। तो ये तो बात हुई आपके प्रोबेशन पीरियड की और आपकी जो आपको जो पे मिलेगा उसका और जो बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद देख लिए और क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीज, नहीं उसके बाद उन्होंने फॉर्म ही दे रखा है। अब लगता है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने डिस्कस कर ली है। अगर कोई चीज रह गई है तो एक बार हम देख लेते हैं। नहीं, ठीक है। तो ये था आपका NISCL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इस फॉर्म को फिल करने में और इस एग्जाम को देने में, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि प्रैक्टिस मॉक भी बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, एग्जाम पे सेल चल रहा है आपका, जहां पे आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको कूपन कोड लगाना है EPS, आप कूपन कोड EPS लगाते ही आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट आपको NISCL असिस्टेंट के मॉक्स पे भी मिलेगा। हमारे पास NISCL असिस्टेंट 2024 के मॉक्स है, आप देख सकते हो। हमारे पास प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट है, जिसमें जो पहला मॉक टेस्ट है वो आपका फ्री होगा। तो ये वाला मॉक टेस्ट तो आपको देना ही है, क्योंकि इससे आपको एग्जाम का लेवल क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है वो तो पता चलेगा ही। साथ में चूंकि ये फ्री टेस्ट है तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स देते हैं, तो उन एस्पिरेंट्स में आपको अपनी रैंकिंग परफॉर्मेंस ये सब इवेल्युएट करने का मौका मिलेगा।
आप जान पाओगे कि आपको कहाँ-कहाँ इम्प्रूव करना है, कहाँ पे आपको अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की टाइमिंग थोड़ी कम करनी है और जो भी आपका इवैल्यूएशन होगा, वो आप बाकी के मॉक्स के थ्रू उनको इम्प्रूव कर पाओगे, जिससे आपका जो फाइनल परफॉर्मेंस होगा रियल एग्ज़ाम में, वो काफ़ी वहाँ पे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। तो अगर आप बाकी के मॉक्स अनलॉक करना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो अभी एग्ज़ाम प्रेप सेल का आप फ़ायदा उठा सकते हो। 30% डिस्काउंट मिल रहा है, ईपीएस कोड लगा के आप 30% डिस्काउंट अवेल कर सकते हो। मेंस के भी मॉक हमारे पास हैं, ठीक है? उसके बाद टॉपिक टेस्ट भी हमारे पास है। तो एक बार फिर से जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो इस फॉर्म को फिल करेंगे, जिस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करेंगे, उन सभी को प्रैक्टिस मॉक की टीम की तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। वी होप कि आपका एग्ज़ाम ये वाला क्लियर हो। थैंक यू।